हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अकेला चैप्टर आपको 10 मार्क्स ला के देगा आपके टर्म 1 एग्जाम में, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। और जिन लोगों ने मेरा इस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखा है उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के टेस्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको शायद पता ही होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करना है और उसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर क्वेश्चन को अपने से आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। अगर राइट निकलता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। और अगर गलत निकल जाता है तो आपको उस क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आपने एक कॉपी बनाया ही होगा। और उसके बाद वीडियो के एंड में आपको अपने मार्क्स को कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। याद रखिएगा, नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है फीमेल एलिगरी से रिगार्डिंग फ्रांस के। नंबर ए, सी वॉज नेम्ड मेरियाना, उसका नाम तो मेरियाना था। शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एलिगरी का मतलब क्या होता है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम लोग किसी पर्सन का या फिर थिंग का रूप इमेजिन करते हैं। ठीक है, ये कोई पर्सन नहीं होता है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे पार्ट लेगी, तो यही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बाकी स्टेटमेंट भी अगर हम चेक करें तो सी वॉज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, सही बात है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग वे में भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस का ये सब फीचर पता होना चाहिए कि उनका नाम मेरियाना रखा गया था, सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी थी और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स लिबर्टी और रिपब्लिक से लिया गया था। ठीक है, ये सब बात आप याद रखेंगे। साथ ही साथ एलिगरी का मतलब क्या होता है ये भी आपने समझा। तो आप देख रहे हैं एक एमसीक्यू के पीछे कितना चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब ध्यान देते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट नेशन स्टेट। बताइए, 4 ऑप्शन है। अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवेरियन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। तो ये तो मॉडर्न स्टेट का डेफिनेशन है। तो आपको यहाँ से आपसे एग्जाम में मॉडर्न स्टेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मॉडर्न स्टेट का डेफिनेशन ये आप तैयार करेंगे। और जो लोग मेरे वीडियो से पढ़े हैं एनसीईआरटी वाला, ठीक है, उनको पता होगा, हम काफ़ी अच्छे से अंडरलाइन भी करवाए हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन वहीं से निकल के आएगा। तो ये मॉडर्न स्टेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड अ शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो यही है नेशन स्टेट का डेफिनेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, चलिए, पहला था मॉडर्न स्टेट का डेफिनेशन, दूसरा हो गया नेशन स्टेट का डेफिनेशन और तीसरा है एब्सोल्यूटिज्म का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन से पहले जो इटालियन प्रिंसली हाउस थी वो किस पे राज करती थी। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सर्डेनिया पिडमोंट। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आपको और भी बात पता होना चाहिए। आप बताइए सर्डेनिया पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था। तो कैवियर। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। फिर यहाँ के रूलर के नाम क्या था, तो उनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल II। और इन्हीं को, किंग विक्टर इमैनुअल II को ही बाद में जब इटली यूनिफाई हो गया तो उसका किंग बना दिया गया। ठीक है, तो ये सब बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाएगा कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पास किया गया था, 1707 में, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बताइए। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, सही बात है, ट्रू है ये। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, ये रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सी भी देख लेते हैं। इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, याद रखेंगे। हाँ, ये एक्ट ऑफ यूनियन में ये प्रोविज़न था। और इट गेव इंग्लैंड कंट्रोल ओवर स्कॉटलैंड, ये सब बात आपको पता होना चाहिए एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द जोल्वेरिन फॉर्म्ड इन 1834। एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाएगा कि जोल्वेरिन कब बना था, तो 1834। ठीक है, कस्टम यूनियन था ये। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इट एबोलिश ट्रेड बैरियर, सही बात है। इट रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज, सही बात है। इट हैड मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स एज मेंबर, ये भी सही बात है।
इट एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, तो फ्यूडल सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं था, तो ये फॉल्स होगा। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मेट्रिनिस डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो हु इज हिम, मेट्रिनिस ने किसके बारे में ये लाइन कहा था, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुसिपी मजीनी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको गिसिपी मजीनी के बारे में कुछ और भी बात पता होना चाहिए। ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो जेनोवा 1807 पे बॉर्न हुए थे। ठीक है, इन्होंने 2 सोसाइटी बनाया था, यंग इटली इन मर्सिलीज और दूसरा था यंग इटली इन बर्न। दोनों सोसाइटी का नाम याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था नेपोलियन, इनके बारे में तो आपको पता ही है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था बताइए, 1789 में। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। और गुसिपी गैरिबल्डी कौन है, तो इन्होंने भी इटली का यूनिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ओटो वॉन बिस्मार्क कौन है, ये चीफ मिनिस्टर है प्रूसिया के। ठीक है, इन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन में हेल्प किया था। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। लिबरल नेशनलिज्म का कौन सा मीनिंग सही है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, किसने कहा था ये लाइन बताइए। तो इसका आंसर आपने उम्मीद करते हैं सही दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मेट्रिनिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। जो सही मैचिंग है वो चूज कीजिए। ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी, नेपोलियन स्पेन, गुसिपी गैरिबल्डी फ्रांस की बर्बन किंग्स इटली। तो यहाँ पे ओटो वॉन बिस्मार्क ये चीफ मिनिस्टर थे प्रूसिया के। ठीक है, इन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन में हेल्प किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन तो फ्रांस से रिलेटेड है, यहाँ पे स्पेन नहीं होगा। गुसिपी गैरिबल्डी इटली से रिलेटेड है, यहाँ पे इटली होना चाहिए था। बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ये यहाँ पे स्पेन होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट जर्मन एम्पेरर इन 1871। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द सिविल कोड ऑफ 1804 विच इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। बताइए इस कोड का नाम क्या था। इस पूरे चैप्टर में एक ही कोड है जिसको बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। ठीक है, 1804 में लाया गया था, तो ये बात आप याद रख कर लेंगे। 12 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। 13, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हु वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। बताइए कौन पहनता है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, कौन एलिगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनिया। ठीक है, ये क्या सिंबल इनका है, ये डिनोट करती है हीरोइज्म और जस्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ट्रीटी ऑफ वियना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा रिजल्ट नहीं हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना के कारण, बताइए इसका आंसर। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, सही बात है, ये रिजल्ट था। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ये भी सही बात है। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, सही बात है। रशिया वॉज गिवन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो कौन सा ट्रीटी की वजह से ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ईयर भी याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो गुसिपी गैरिबल्डी इटली से रिलेटेड है, तो सही बात है। फिर ओटो वॉन बिस्मार्क प्रूशियन चीफ मिनिस्टर, इसके बारे में पहले भी बताया, ये भी सही है। फ्रेडरिक विलियम फोर्ड किंग ऑफ प्रूशिया, तो ये भी सही है। गुसिपी मजीनी जर्मनी, तो ये जर्मनी से रिलेटेड नहीं है, ये बताइए किससे रिलेटेड है, इटली से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है, तो याद रखेंगे ये। यहाँ पे आपको ये नया नाम सुनने को मिला, फ्रेडरिक विलियम फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विच टेरिटरीज डिड द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर। हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ पे रूल करते थे बताइए। 17 का हो जाएगा सी, बोथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना जो लाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था।
अभी हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा था जिसमें रिजल्ट पूछा गया था, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, अनडूइंग द इफेक्ट्स ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड डैश एज अ फीमेल फिगर। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। तो नेपोलियंस इन्वेशंस वर डिसेंटेड इन सेवरल कंट्रीज ड्यू टू। तो नेपोलियन का जो इन्वेशन था उसको काफ़ी लोग बुरा मानते थे। तो क्यों बुरा मानते थे? क्योंकि, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही कहा आपने, इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो आप बिल्कुल राइट है। एबोलिशमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम से इनका कोई लेना देना नहीं था। ये टैक्स बढ़ा दिए थे, सेंसरशिप कर दिए थे, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में डाल रहे थे, लोग इस वजह से गुस्सा थे। फ्यूडल सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। बताइए, ये हम थोड़ी देर पहले अभी आपको बताए थे, यूनाइटेड इटली का किंग को इसको बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर इमैनुअल II। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, रोमांटिसिज्म रेफर्स टू। बताइए, रोमांटिसिज्म किसको बोला जाता है? तो ये कल्चरल मूवमेंट है जिसके जरिए लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच वॉज नॉट अ क्वालिटी ऑफ नेपोलियंस सिविल कोड फ्रॉम फॉलोइंग। नेपोलियन सिविल कोड का कौन सा क्वालिटी नहीं है? तो रिमूविंग प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ये हटाया था, तो ये तो क्वालिटी है। राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू वोट फॉर ऑल, राइट टू वोट फॉर ऑल ये इसका क्वालिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। ठीक है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ इसका ये क्वालिटी था। चलिए आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 24 पे। नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप इन 1830-1848। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत फेमस लाइन। कौन सा इवेंट ये हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस वजह से जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स उजागर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ जर्मेनिया। तो ये जर्मेनिया का इमेज है, कौन सा इसका फीचर बता रहा है? तो हीरोइज्म एंड जस्टिस, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, यंग इटली द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली वॉज सेटअप बाई। तो यंग इटली किसने सेटअप किया था? तो जब भी इटली का नाम आता है तो फेमस नाम है गुसिपी मजीनी। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, गुसिपी गैरिबल्डी भी इटली से रिलेटेड थे, लेकिन गुसिपी मजीनी ज़्यादा फेमस थे। विक्टर इमैनुअल II कौन थे बताइए? ये किंग बनाए गए थे यूनिफाइड इटली के। ठीक है, और कैवियर कौन थे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स ऑफ ऑकरेंस। सही क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हमें पता है नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन चैप्टर में सबसे पहले इसको डिस्कस किया गया। तो 3 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी, डी में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद हुआ था वियना पीस सेटलमेंट, इसमें जो भी चेंजेस लाया गया था उसको अंडू कर दिया गया। ठीक है, तो 3 के बाद 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, डी में से कोई एक आंसर होने वाला है। फिर इसके बाद क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था या फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था? तो इटली का यूनिफिकेशन पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद जर्मनी हुआ था। तो फिर 1 और 4, यानी 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 27 का डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कौन सा करेक्टली मैच्ड है बताइए? एब्सोल्यूटिस्ट, अ विजन ऑफ सोसाइटी, नहीं। यूटोपियन, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं। यूटोपियन का होगा अ विजन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऐसा सोसाइटी तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इतना अच्छा सोसाइटी हो। ठीक है, प्लेबिसाइड, अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट वोट, तो ये सही बात है। हाँ, और सफरेज, अ सिस्टम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 28 का। 29, हु वॉज कैवियर। बताइए कैवियर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डेनिया पिडमोंट। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन है द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। हाँ, इस समय में काफ़ी तंगी झेलना पड़ा था लोगों को यूरोप में। तो रीज़न क्या था? पॉपुलेशन हैड राइजन एक्सपोनेंशियली, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया था और जॉब अपॉर्चुनिटी कम थे। तो इसी वजह से ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करना पड़ा था। तो एसर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, और ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
और इन सबको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, ये ऑप्शन हर में सेम ही होता है, ये हम आपको साइंस वाले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। Assertion: The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans। तो सही बात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन था। रीज़न, यहाँ पे टेंशन क्यों था? The spread of the ideas of romantic nationalism in Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। तो बिल्कुल सही है, ये इसका सही रीज़न भी है, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन 32। Assertion: Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914। तो सही बात है। रीज़न क्या था? Many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। तो रीज़न भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। जो तबाही मचा था 1914 में, वो इसलिए बचा था क्योंकि जो पावर्स थे, 4 मेन पावर्स, कौन से थे? 4 मेन पावर्स आपका हो गया रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है। तो ये लोग जो बल्कन रीजन था वहाँ पे चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर ले, जिस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस रीजन से नहीं हुआ था कि जो कॉलोनियल कंट्री थी वो आज़ाद होना चाहती थी, उसका रीज़न कुछ और ही था। तो स्टेटमेंट दोनों ही राइट है, लेकिन ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? तो यही हो गया टोटल 32 क्वेश्चंस। तो बताइए आप कितना उसमें से सही स्कोर कर पाए हैं। जितना भी स्कोर कर पाए हैं आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और कैसे इंटरप्रेट करें आपको बता देते हैं। अगर आपने आउट ऑफ 32 28 या फिर उससे ज़्यादा स्कोर किया है तो आपका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप जैसा पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, आपको अपना स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बस वही फिर से सावधानी रहेगा कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो ढंग से पढ़े, ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए। और अगर आपका स्कोर 22 से लेकर 28 के बीच में है तो आपका प्रिपरेशन लेवल तो अच्छा है, लेकिन आप कुछ चीज़ भूल चुके हैं। आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप चीज़ों को अब रिवाइज़ करना स्टार्ट करें, ठीक है। चैप्टर डिवीजन का ज़रूरत है आपको। और अगर आपका स्कोर 22 से नीचे है तब आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ शॉर्ट समरी कहीं से देख लिया होगा या फिर चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। तो उनको हम रेकमेंड करेंगे कि जो मैंने पढ़ा रखा है 2-2.5 घंटे का वीडियो है, एक बार देखेंगे तो काम खत्म, उसके बाद कुछ वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से हम अंडरलाइन किए हैं वैसे ही अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। देखेंगे सारा क्वेश्चन वहीं से निकल आएगा। तो आई बटन में हम लिंक दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहे हैं उस चैप्टर का, आप उस पूरे चैप्टर को आराम से देख डालिए, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, आप जरूर अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मार्क्स का इंटरप्रिटेशन। चलिए और एक बार बता देना चाहते हैं, ये जो टोटल 32 क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे क्या ये सफिशिएंट है? तो बोल सकते हैं सफिशिएंट है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको चैप्टर तो अच्छे से पढ़ना ही है और प्रैक्टिस के लिए 32 क्वेश्चन कर लेंगे, काफ़ी होगा, और इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करता है। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ठीक है, उनको भी हेल्प मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही MCQ के वीडियोस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।